Hello students, how are you today? Are you happy? I hope so. I hope so. All students are happy and healthy. Students, welcome to Radiant Learning. मैं कपिल गिरधर एक बार फिर से आप सभी स्टूडेंट्स का Radiant Learning YouTube चैनल पे स्वागत करता हूं एंड यू आर वाचिंग अभिनंदन बैच. आप अभिनंदन बैच देख रहे हैं और उसमें सभी क्लासेस बैक टू बैक आपके लिए डेली बेसिस पे ली जा रही है. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो आप सभी इन मेंटर्स को जानते हैं. ये सब आपके एजुकेटर्स हैं जो बैक टू बैक क्लासेस आपके लिए डेली लेके आते हैं. और आज के टॉपिक हम इंग्लिश का आप स्टार्ट करने जा रहे हैं. आज एक नया टॉपिक स्टार्ट करना है जिसका नाम है कंडीशनल सेंटेंस. क्या नाम है इसका? कंडीशनल सेंटेंस. जैसे नाम से ही आप समझ पाओगे. देखो, कंडीशनल टॉपिक का मतलब होता है कि कभी कभी राइटर आपके एग्जाम्स में डबल सेंटेंसेस के थॉट रखता है और उसमें फिर एक पार्ट ऐसा हो सकता है जो कंडीशन हो, इसीलिए एक टॉपिक को पढ़ना पड़ता है जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस. आप बताइए कि अगर आपके पास ऑप्शन हो कि अगर हमें कंडीशन रखनी है, अगर हमें कंडीशन रखनी है एक सेंटेंस के अंदर कि अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, तो अगर आप मेहनत करोगे तो इसमें आप कौन सा टेंस यूज करोगे? ये प्रेजेंट होना चाहिए, पास्ट होना चाहिए कि फ्यूचर होना चाहिए? इस बात को जानने के लिए, ताकि आप गलत ना कर दे एग्जाम में. बहुत छोटी सी मिस्टेक भी आप करते हैं लेकिन गलत हो जाती है कभी कभी, तो ध्यान दे. इसके लिए हमारे पूरा टॉपिक सीखेंगे जिसको बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस. तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आज इस टॉपिक को पूरी डिटेल में पढ़ते हैं कि किस तरह से कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए जरा, कंडीशनल सेंटेंस का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस जिसमें कोई कंडीशन रखी जाती है. इसीलिए ना आप ध्यान दो, इसको इजी बनाने के लिए हम इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देंगे. दो अलग अलग पार्ट में इसको बनाते हैं. एक को नाम देते हैं कंडीशन, यानी ऐसा सेंटेंस जो क्या दिखाने का काम करेगा? कंडीशन दिखाने का काम करेगा. यानी एक सेंटेंस ऐसा होगा जिसमें कंडीशन रखी जाएगी और दूसरा रिजल्ट दिखाएगा. दूसरा सेंटेंस हमें क्या दिखाएगा? उसका रिजल्ट, कि अगर ये वाली कंडीशन पूरी होती है तो उसका वो वाला रिजल्ट निकलेगा. जैसे मैं बोलूं, अगर आप मेहनत करोगे तो आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है. तो अगर आप मेहनत करोगे ये कंडीशन है, लेकिन आपका एग्जाम क्रैक हो सकता है, वो क्या होगा? उसका रिजल्ट होगा. इन्हीं के लिए आपको कुछ कॉम्बिनेशन बनाने होते हैं जो कि टेंस और मॉडल से मिलकर के बनते हैं. तो आज की क्लास में उसको पढ़ेंगे पूरी डिटेल में. तो देखिए, हमारे पास दो सेंटेंस है और इसको पूरी डिटेल में हम तभी पढ़ पाएंगे जब आपको इन पता हो कि इनको कुछ टाइप्स में कन्वर्ट करना होता है. ओके डियर स्टूडेंट, देखो, जिस पार्ट में पहले कुछ बेसिक जानकारी जानते हैं, तो जिस पार्ट में कंडीशन होती है ना, उस वाले पार्ट को नाम देंगे इफ क्लोज. उसको क्या नाम देंगे? इफ क्लोज. अब इफ क्लोज का मतलब होता है ऐसा सेंटेंस, ऐसा वाक्य जिसमें कोई कंजंक्शन यूज की जाएगी. और वो जनरली कौन सी कंजंक्शन होगी? तो आप देखो, वो जनरली कंडीशन क्या लिखती होती है? इफ. यानी इसमें इफ वर्ड को यूज किया जाता है. आपने देखा होगा कुछ सेंटेंसेस ऐसे होते हैं जिसमें इफ से हम सेंटेंस को शुरुआत कर देते हैं, तो वो सारे सेंटेंस हमारे क्या होते हैं? कंडीशनल सेंटेंस होते हैं. तो आप ध्यान दें, इसको क्या नाम दे रहे हैं? इफ क्लोज. और एक ऐसा सेंटेंस होगा जिसमें कंजंक्शन नहीं जुड़ी होगी, तो उसको नाम देते हैं सिंपल क्लोज. उसको क्या नाम देंगे? सिंपल क्लोज. तो एक हमारा इफ क्लोज है और एक हमारा सिंपल क्लोज है. अब इसको ध्यान से सीखना है. तो इफ क्लोज, सिंपल क्लोज. तो जब भी आप ऐसे सेंटेंस को बनाएंगे ना, तो आपको क्या यूज करना होता है डियर स्टूडेंट्स? ये जो इफ क्लोज लिखा हुआ है, क्यों लिखा हुआ है इसको? क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि आप इफ वर्ड यूज करते हो, पर ऐसा नहीं है कि ओनली इफ ही यूज कर सकते हो. तो बहुत ऐसे कंजंक्शन होते हैं जो कि आप कंडीशन दिखाने के लिए यूज कर सकते हो. तो कंडीशन को दिखाने वाले वर्ड कौन कौन से हैं? एक तो इफ यूज करते हैं, पर कभी कभी हम इफ के प्लेस पे क्या यूज कर लेते हैं? अनलेस. कभी कभी हम यूज करते हैं प्रोवाइडेड, और कभी यूज कर लेते हैं व्हेन भी कभी कभी क्या दिखाता है? कंडीशन. तो प्रोवाइडेड हो गया, व्हेन हो गया, अनलेस हो गया. सपोज यूज कर लेते हैं हम, सपोज भी कंडीशन को शो करता है. इन केस यूज कर लेते हैं. तो ऐसे वर्ड एसेट्रा हम बोलेंगे कैसे वर्ड माने जाते हैं? कंडीशन दिखाने वाले कंजंक्शन. तो जब भी मैं अब कंडीशनल सेंटेंस आपको समझाऊंगा तो थॉट दो होंगे
और दो थॉट होंगे तो एक हमें उसमें क्या यूज करना होगा, कंजंक्शन। और वो कंजंक्शन कौन कौन सा हो सकता है, 99% केस में हम किससे बनाते हैं, इफ से, लेकिन इफ नॉट को बोलते हैं अनलेस। अनलेस हो सकता है प्रोवाइडेड, व्हेन, सपोज या फिर इन केस, इस तरह के वर्ड्स यूज करेंगे, इन्हीं को बोलते हैं कंडीशनल सेंटेंस। ठीक है, अब मैं एक एग्जांपल देता हूं, आपको उससे आइडिया मिल जाएगा कि क्या चीज समझनी है और क्या चीज इसमें गलत हो सकती है। देखो, अगर मैं आपके सामने एक सेंटेंस रखूं कि इफ यू विल वर्क हार्ड, अगर आप मेहनत करोगे, तो उसके बाद लिखूं यू कैन क्रैक द एग्जाम, यू कैन क्रैक द एग्जाम। इस तरह से स्टेटमेंट एग्जाम में आ जाती है और हमें बताना होता है कि विच पार्ट हैज एन एरर, कि कौन से पार्ट में मिस्टेक की गई है। तो जनरली देखिए, इफ से शुरू होने वाले जो सेंटेंसेस होते हैं, इफ से जो सेंटेंस शुरू होते हैं ना, तो इसमें इन्हीं सेंटेंस को बोलते हैं कंडीशन। ये क्या दिखाएगा, कंडीशन। तो आप सोचिए, जो कंडीशन होती है, सबसे बेसिक पॉइंट क्या है कि कंडीशन प्रेजेंट टेंस में बनाई जाती है, पास्ट टेंस में बनाई जाती है कि फ्यूचर टेंस में। तो इसका आंसर है कि कंडीशन प्रेजेंट में भी रखी जा सकती है, कंडीशन पास्ट में भी रखी जा सकती है, पर कंडीशन कभी भी फ्यूचर में नहीं रखनी चाहिए। और हमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हमें सबसे बड़ी गलती यही करते हैं, क्योंकि हम हिंदी बना लेते हैं। देखो, हिंदी में ऐसा लगेगा कंडीशन फ्यूचर में जा रही है कि अगर आप मेहनत करोगे, गागेगी, अरे गागेगी को साउंड आते ही मन में ऐसा लगेगा फ्यूचर की बात हो रही है, तो आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, फिर से फ्यूचर आ गया। तो हमें लगेगा कि कंडीशन तो हम कहां दिखा रहे हैं, फ्यूचर में। लेकिन आप ध्यान ले, जब इसको इंग्लिश में बनाया जाता है तो इंग्लिश में कभी भी आप कंडीशन को फ्यूचर में नहीं रख सकते। तो ऐसा लिखना गलत होगा, इफ यू विल वर्क, हमें लिखना चाहिए इफ यू वर्क, क्योंकि कभी भी फ्यूचर में कंडीशन नहीं रखी जाती। तो जनरली 50% क्वेश्चन देखोगे ना, तो जनरली देखोगे कि कोई एक ऐसा कंजंक्शन लिखा होगा जो कंडीशन को दिखाता होगा, और कंडीशन वाले कंजंक्शन के बाद क्या दिखाया जाएगा, फ्यूचर। और फ्यूचर के कौन कौन से इंडिकेशन होते हैं, विल यूज करते हैं, शैल यूज करते हैं, और कभी कभी तो वुड भी यूज कर लेते हैं। इस तरह से ऐसे वर्डों को नहीं लिखना चाहिए कंडीशनल पार्ट में। ठीक है, अब इसमें क्या क्या बेसिक्स हैं और क्या क्या चीजें हो सकती हैं, तो अब मैं आगे इसको टाइप वाइज सिखाता हूं आपके। इसके 4 टाइप होते हैं, टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3। हम सबको डिटेल में सीखेंगे कौन कौन से टाइप को कैसे कैसे यूज करते हैं, और सबसे मेन चीज होती है उसका रूल क्या लिखना है, कौन से टेंस में बनाना है। टेंस सीख लोगे ना, लेकिन फिर भी कुछ क्वेश्चन में अटक जाओगे, क्योंकि जब तक आपको कंडीशनल सेंटेंस नहीं पता, और ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है, एग्जाम्स में जरूर आता है यहां से एक क्वेश्चन, तो बड़े ध्यान से इसको कर लेना। तो अभी तक की स्टडी में मैंने बताया कि कंडीशनल सेंटेंस जो है वो क्या करेंगे, 2 सेंटेंस बनाएंगे, एक में कंडीशन रखी जाएगी और एक में उसका रिजल्ट दिखाया जाएगा। कंडीशन को समझने के लिए हम किसकी हेल्प लेंगे, कंजंक्शन की हेल्प लेंगे। कौन कौन से कंजंक्शन होते हैं, इफ हो गया, अनलेस हो गया, प्रोवाइडेड हो गया, व्हेन हो गया, सपोज यूज कर लो, इन केस यूज कर लो। ऐसे ऐसे कंजंक्शन ऐसे ऐसे कंजंक्शन यूज करेंगे। और एक होता है सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज जिसमें हम कंजंक्शन का यूज नहीं कर रहे हैं। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। ओके जी स्टूडेंट्स, तो अब देखते हैं कि किस तरह से इसके सारे टाइप, सारे रूल बनते हैं। तो सबसे पहले लिख लीजिए टाइप 1। सबसे पहले हम लिखते हैं, सॉरी टाइप 1 किससे पहले लिख देते हैं, टाइप 0। सर जीरो का मतलब कुछ और है जो आपको समझना है। टाइप 0 क्या है, टाइप 0 का मतलब होता है कि जब आप एक सेंटेंस को बनाते हैं, ना, टाइप 0 का मतलब होता है कि जिसमें रिजल्ट निकलने के चांस, सुन लीजिए ध्यान से, कंडीशन रखोगे जरूर कि अगर आप मेहनत करोगे एग्जाम क्रैक हो जाएगा, अगर आप मिलोगे तो मैं आपकी मदद करूंगा, यानी ये मैं कंडीशन रख रहा हूं। और कंडीशन जब रिजल्ट निकालती है और उसके चांसेस 100% होते हैं कि जो आपने कहा और उसका रिजल्ट निकलने का चांस 100% दिखाई देता है, तो उसको बोल दिया जाता है टाइप 0। टाइप 0। अब बच्चे कहेंगे सर ऐसा तो कोई सेंटेंस नहीं होता जिसमें आप शर्त रखोगे और रिजल्ट 100% निकलेगा, ऐसा तो कभी नहीं होता है। आप समझो, अगर आप मेहनत करोगे आपका एग्जाम क्रैक हो जाएगा, कितने % चांस है इसके,
आप कहोगे सर ज्यादा चांस है पर 100% चांस तो नहीं है, यही समझना है। कुछ सेंटेंसेस ऐसे हो सकते हैं जिसमें रिजल्ट निकलने के चांसेस 100% होते हैं। अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो वो पिघल जाएगी, रोक सकते हो क्या आप? नहीं रोक सकते, क्योंकि इसका रिजल्ट 100% निकलने वाला है। ठीक है, अगर आप 2 और 2 को जोड़ोगे तो वो 4 बन जाएंगे, आप रोक सकते हो क्या? ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है ना, ऐसे सच यानी ऐसे सेंटेंसेस को बोलते हैं यूनिवर्सल और जनरल ट्रूथ, यानी ये सच्चाई वाले सेंटेंस होते हैं, इसको बोल दिया जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ, सच्चाई वाले सेंटेंस। तो जब भी कभी यूनिवर्सल सेंटेंस होते हैं, सच्चाई वाले सेंटेंस होते हैं, तो उसको लिखा जाता है 100% रिजल्ट के साथ, और इसको ही बोला जाता है टाइप 0। और सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट क्या रहेगा कि दोनों साइड का रूल क्या लिखोगे, क्योंकि यही तो सीखना है हमें कि जो दो हमें अलग अलग सेंटेंस दिखाई दे रहे हैं उनका रूल क्या लिखोगे। तो ध्यान दे, एक साइड हम इफ वाला रूल बनाएंगे। इफ का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन लिखी मिलेगी आपको, वो आगे भी हो सकता है और पीछे भी हो सकता है, लेकिन आप ध्यान देना कि इफ वाले सेंटेंस में आप यूज कर सकते हो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में एस या ईएस। और इसको किस नाम से जानते थे? अगर आपने टेंस को अच्छे से पढ़ा है तो इसको बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस, जो कि यूनिवर्सल सेंटेंसेस बनाता था, सच्चाई वाले सेंटेंस बनाता था। और खुशी की बात यह है कि जब सिंपल क्लोज लिखोगे उसमें भी आपको क्या यूज करना है? फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या फिर ईएस, यानी दोनों साइड कौन सा टेंस लगाया जाएगा? प्रेजेंट इंडेफिनेट टेंस लगाया जाएगा। यानी टाइप 0 में किसी और टेंस को यूज नहीं किया जा सकता, क्योंकि रिजल्ट निकलने के चांस कितने होते हैं? 100%। और सेंटेंस कैसे दिखाई देने वाले हैं आपको? यूनिवर्सल सेंटेंस, सच्चाई वाले सेंटेंस। इसीलिए दोनों साइड कौन से टेंस को लगाया जाता है? प्रेजेंट इंडेफिनेट को। ओके स्टूडेंट, देख लीजिए इसके कुछ सेंटेंस। जैसे मैं लिखना चाहता हूं, if you heat ice, ठीक है, कॉमा it will melt, ठीक है, इस तरह से। अब देखिए सेंटेंस सही है कि गलत है। आप देखो सेंटेंस की, अगर आप बर्फ को गर्म करोगे तो पिघल जाएगी, और इसको कह सकते हैं ये एक सच्चाई का सेंटेंस है, यूनिवर्सल फैक्ट है ये कि अगर गर्म करोगे तो डेफिनेटली वो पिघल जाएगी। तो क्या ऐसे सेंटेंसेस को किसी और टेंस में बना सकते हैं? तो आंसर है नहीं बना सकते हैं। आप ध्यान दे, इफ वाले पार्ट में तो हीट लिखा है तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, इसमें तो कोई गड़बड़ नहीं है। लेकिन दूसरे सेंटेंस में क्या लिखा है? विल मेल्ट। विल मेल्ट कैसे हो सकता है? क्योंकि दोनों साइड का हमें टेंस कौन सा रखना था? दोनों का टेंस सेम होना चाहिए, इंडेफिनेट। तो विल लगाने की कोई जरूरत नहीं है। और अगर सब्जेक्ट सिंगुलर हो तो मेल्ट नहीं होगा, मेल्ट्स होगा। इस तरह से याद आ रहा है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस कि सिंगुलर सब्जेक्ट होता है तो वर्ब में एस लगाया जाता है और प्लूरल में एस नहीं लगाया जाता। बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको ध्यान से पढ़ो। इफ यू हीट आइस इट मेल्ट्स होना चाहिए, ये बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट, तो दोनों साइड कौन सा बनाया हमने? दोनों साइड प्रेजेंट इंडेफिनेट लगाया, क्योंकि सच्चाई वाले सेंटेंस हमेशा फर्स्ट फॉर्म से बनाए जाते हैं और इसी को बोलते हैं टाइप 0। चलिए, इसमें यही है, इसको ध्यान रखना है। अब नेक्स्ट लिखते हैं जिसको बोलते हैं टाइप 2 या सॉरी 1, टाइप 1। अब टाइप 1 का मतलब एक तो आप देखोगे दो सेंटेंस तो दिखाई देंगे आपको। दो सेंटेंस जब आपको दिखाई देते हैं तो एक को हम क्या नाम देते हैं? इफ क्लोज। इफ क्लोज का मतलब क्या हुआ? इफ क्लोज का मतलब है ऐसा सेंटेंस जिसमें कंडीशन है, जिसमें कंजंक्शन है। और दूसरा क्या होता है? सिंपल क्लोज। सिंपल क्लोज का मतलब जिस सेंटेंस में कंजंक्शन नहीं लिखी हुई है, जिसमें रिजल्ट दिखाई देगा। ओके डियर स्टूडेंट, अब जब इनको रूल में चेंज करोगे कि इनका रूल क्या होगा, तो टाइप 1 कहता है कि इसमें रिजल्ट निकलने के चांसेस 70% हो सकते हैं, 80% हो सकते हैं, 90% तक हो सकते हैं, 99% तक भी हो सकते हैं, लेकिन 100% नहीं होंगे। क्योंकि अगर 100% हो गए तो वो टाइप 0 बन जाएगा।
ये कह सकते हैं कि नॉर्मल स्टेटमेंट बनानी हो, जनरल स्टेटमेंट बनानी हो, तो आप उसके लिए टाइप 1 का यूज करते हो और इसमें रिजल्ट निकलने के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन ये नहीं कह सकते वो 100% होगा। ओके डियर स्टूडेंट्स, ध्यान रखेंगे। अब आगे देखो, तो इफ वाले क्लोज लिखा है और एक सिंपल क्लोज, तो इफ क्लोज का जो रूल रहेगा अब हम यहां यूज करेंगे रूल बनाते समय, अगेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म या वर्ब की फर्स्ट फॉर्म में या एस या ईएस लिखा जाएगा इस तरह से। यह चीज आपको ध्यान रखनी है कि जब भी कभी हम इफ वाला सेंटेंस बना रहे हैं तो हमें फर्स्ट फॉर्म यूज करनी है, और अगर सिंगुलर सब्जेक्ट रहा तो वर्ब में एस एस भी लगाना पड़ सकता है। इसी को बोलते थे प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। लेकिन दूसरे पार्ट में बता दो जरा, दूसरे पार्ट में बच्चे कह रहे हैं कि अब हम इसमें रूल को बदलेंगे, नहीं तो टाइप 0 की तरह यह भी बन जाएगा। इसीलिए यहां पे फ्यूचर में रिजल्ट निकलना चाहिए तो विल यूज कर सकते हैं, पर विल के प्लेस पे आप चाहो तो कैन यूज कर लीजिए, चाहे तो मे यूज कर लीजिए, और फिर आएगी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो हमें रूल मिल गया ना, अब हमें रूल मिल चुका है। रूल कहता है कि एक साइड प्रेजेंट इंडेफिनिट और दूसरी साइड फ्यूचर इंडेफिनिट होगा। फ्यूचर इंडेफिनिट विल से बनता है, पर आप चाहो तो कैन से या मे से भी बना सकते हो, बनाया जा सकता है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं मानी जाती। ओके स्टूडेंट, अब देखो, अब मैं इसको क्वेश्चन बनाता हूं, तो कोई भी एक क्वेश्चन ले सकते हैं नॉर्मल स्टेटमेंट का। जैसे मैं लिखूं आप सबके लिए कि you can crack your exam, you can crack your exam, आप अपने एग्जाम को क्रैक कर सकते हो। अब मैं लिखूं if you work hard, ठीक है, वर्क हार्ड। अब जरा देखो सेंटेंस को पढ़ो और क्या देखो कि गलती है कि नहीं है, या बिल्कुल सेंटेंस सही लिखा है मैंने। तो अब बच्चे सोचते हैं कि इफ को हमेशा पहले नंबर पे लिखा जाता है, ऐसा नहीं है। आप सेंटेंस को उल्टा भी लिख सकते हो, तो फिर क्या होता है कि इफ जो है वो बीच में चला जाएगा। लेकिन हमें ध्यान रखना है कि जहां इफ लिखा है वही हमारा कंडीशनल सेंटेंस है, उसी में शर्त रखी जाती है। तो ये जो इफ लिखा है ना यहां पे इफ, इसके बाद का जो स्टेटमेंट दिखाई दे रहा है आपको, ये क्या मानी जाएगी, कंडीशन मानी जाएगी, और जो पहले अब आ चुका है ये उसका क्या माना जाएगा, ये उसका रिजल्ट माना जाएगा। और दोनों के रूल अलग अलग हैं, आप जानते हैं। कंडीशन का रूल क्या कहता है कि फर्स्ट फॉर्म होना चाहिए, तो फर्स्ट फॉर्म तो लिखा भी है वर्क, और रिजल्ट कहता है कि मेरे साथ तो फ्यूचर होना चाहिए, या विल लगाओ कैन लगाओ में, और यहां देखो कैन के साथ फर्स्ट फॉर्म लिखा है। इसका मतलब ये क्वेश्चन पूरी तरह से सही है, इसमें कोई एरर नहीं है, बिल्कुल सही है। गलत कब होता, जब इफ के साथ आप विल लगा देते, फ्यूचर बना देते, क्योंकि इफ वाला पार्ट तो कभी फ्यूचर बन नहीं सकता, क्योंकि कंडीशन कभी फ्यूचर में नहीं होती है। इस बात का विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, और छोटी छोटी मिस्टेक्स क्या क्या हो सकती है उसको भी जरा जान लेते हैं। छोटी छोटी मिस्टेक और भी कर सकते हो आप, क्या क्या करते हैं देखो जरा। जैसे मैं एक सेंटेंस फिर से लिखूं आपके लिए कि if you meet me then I will help you। अब देखिए जरा, अब इस स्टेटमेंट को देखिए। अब इसमें क्या है कि अगर मैं चेक करूं कि मैंने स्टेटमेंट सही लिखी है, तो मैं सबसे पहले किसको चेक करूंगा, सबसे पहले मैं देखूंगा कंडीशन कहां रखी गई है। तो इस बार पहले नंबर पे ही मैंने क्या यूज कर लिया आपके लिए, इफ। और आप देखो ये स्टेटमेंट पूरी लिखी है यहां तक, यू मीट मी, तो क्या कोई गड़बड़ है, जी नहीं, बिल्कुल सही लिखा है, क्योंकि फर्स्ट फॉर्म से तो बनाया जा सकता है, यहां कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब देखो आगे लिखा है देन, तो बच्चे कह रहे सर क्या इफ के साथ देन लिखा जा सकता है, आंसर है लिखा भी जा सकता है और नहीं भी लिखा जा सकता है। देखो जब आप कोई बुक पढ़ते होंगे, अलग अलग तरह की बुक्स आप पढ़ते हैं, मैथमेटिक्स की बुक्स पढ़ते हैं, तो कोई ना कोई कंडीशन प्रूव करने के लिए स्टेटमेंट लिखी जाती है, और वो स्टेटमेंट स्टार्ट किससे की जाती है, इफ से। लेकिन ध्यान रखना मैथमेटिक्स की बुक्स में भी लिखा हो सकता है कि इफ के साथ यहां लिखा मिल जाएगा आपको देन, THEN, क्योंकि हमें ऐसा लगता है ना कि हम हिंदी बनाते समय क्या बोल रहे हैं कि इफ यू मीट मी, अगर आप मुझे मिलोगे
तब मैं आपकी मदद करूंगा। तो ये तब की रिस्पेक्ट में या इसके बाद की रिस्पेक्ट में हम क्या लगा देते हैं, देन, THEN, जो कि ग्रामेटिकली गलत होता है, ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। हालांकि बुक्स में लिखा भी मिलेगा, अरे मैथमेटिक्स की बुक्स में लिखा मिल सकता है, किसी और की बुक्स में, पर आपके एग्जामिनेशन में ये चीज गलत मानी जाती है। ग्रामर अलाउ नहीं करती हमें कि इफ का कोई पेयर बने, इफ का कोई पेयर नहीं होता। और मैं तो ये भी कहूं कि देन, THEN जो है वो किसी का भी पेयर नहीं होता है, इसके साथ कोई और कंजंक्शन आ ही नहीं सकता है। इसीलिए आप यहां पे देन नहीं लिख सकते, ऐसा लिखना गलत है। हमें क्या लगाना चाहिए, कॉमा लगाना चाहिए। हालांकि स्पीकिंग में बोलते हैं, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन आपको पढ़ना है फॉर्मल तरीके से। तो इफ यू मीट मी, कॉमा, आई विल हेल्प यू। तो कभी कभी आपको दिखेगा, आपको दिखाई देगा एग्जाम के क्वेश्चंस में देन लिखा है, तो कभी कभी लिख दिया जाता है लेटर। ये सब गलत माने जाते हैं, ना तो देन आएगा ना ही लेटर आएगा, ऐसा लिखना ग्रामेटिकली गलत माना जाता है। तो इफ का कभी भी पेयर नहीं बनाना आपको, ना तो देन लिखना है ना लेटर। भले ही इसको हिंदी में बोल सकते हो, लेकिन इंग्लिश में इसको लिखना गलत होगा। तो इसको बोलते हैं सुपरफ्लोज, अननेसेसरी वर्ड, मोर देन रिक्वायर। ठीक है, जितना चाहिए था उससे फालतू वर्ड यूज कर रहे हो आप, तो ऐसा नहीं लिखा जा सकता, ये गलत है। ओके डियर स्टूडेंट, बाकी सब ठीक है, आगे फ्यूचर टेंस बना हुआ है तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि अगर हम प्रेजेंट में कंडीशन रख रहे हैं तो उसका रिजल्ट कहां दिखाई देगा आपको, फ्यूचर में दिखाई देगा, इसीलिए फ्यूचर टेंस बनाया जाता है। ओके डियर स्टूडेंट, चाहे आप विल लिखो, चाहे आप चाहो तो कैन यूज कर लो, चाहे तो मे यूज कर लो, ऐसा लिखा जा सकता है अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, वो गलत नहीं माना जाता। ओके डियर स्टूडेंट, फिर से ट्राई करते हैं, एक सेंटेंस और देखिए। आप इसमें से मिस्टेक काउंट करना, कहां मैंने मिस्टेक कर दी है, क्योंकि बच्चे कह रहे हैं सर आप तो इफ यूज कर रहे हो, लेकिन और भी तो कोई कंजंक्शन यूज कर सकते हैं। तो बिल्कुल यूज कर सकते हो, बहुत सारी कंजंक्शंस हैं, लेकिन इफ ज्यादा यूज किया जाता है। 90% केसेस में देखोगे तो इफ ही लिखा मिलेगा आपको ऐसे स्टेटमेंट में, लेकिन इफ के इक्विवेलेंट बहुत सारे हैं और अलग अलग कंजंक्शन भी लिखी जा सकती है, तो उनको भी देख लेते हैं। जैसे देखिए, शी विल help, she will help you, provided you will mend your ways। ठीक है, अब देखिए सेंटेंस को पढ़ते हैं कि she will help you प्रोवाइडेड यू विल मेंड योर वेज, कि वह लड़की आपकी मदद करेगी, पर शर्त यह है कि आप अपने आप को सुधारो। ठीक है, तो इस तरह से अब देखो हम कैसे चेक करेंगे कि गलत है कि सही है। तो हमें सबसे पहले देखना क्या होता है, कंडीशन कहां है, और वो हमें पता चल जाती है किससे, कंजंक्शन से। तो यहां पे देखो ध्यान से, कौन सा कंजंक्शन इस बार यूज किया है, इस बार यूज किया है प्रोवाइडेड, और प्रोवाइडेड का मतलब होता है पर शर्त यह है कि, इस तरह से। तो आप देखो यहां प्रोवाइडेड लिखा है, तो इस प्रोवाइडेड के कारण हम बोल सकते हैं कि ये स्टेटमेंट आगे वाली क्या है, कंडीशन दिखा रही है, और ये क्या फिर माना जाएगा, ये माना जाएगा रिजल्ट, और रिजल्ट हमेशा फ्यूचर में दिखाई दिया जा सकता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन आप ध्यान दो यहां क्या लिखा है, विल मेंड। क्या कभी कंडीशन फ्यूचर में पॉसिबल है, आप कहेंगे नहीं पॉसिबल है, इसीलिए विल लिखना क्या माना जाएगा, गलत है। सिर्फ होना चाहिए यू मेंड योर वेज, ऐसा होना चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट, तो इस तरह से चलना पड़ेगा आपको। तो कभी भी फ्यूचर में कंडीशन नहीं होनी चाहिए, इस बात का तो बिल्कुल विशेष ध्यान रखना है आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो ठीक है, एक और सेंटेंस करते हैं, फिर से ट्राई करते हैं। देखिए, द ट्रेन will not start until or unless it gets a signal। ओके डियर स्टूडेंट, अब देखो, अब इस स्टेटमेंट को ध्यान से पढ़ो और देखो गलत है कि सही है। तो देखिए इस बार फिर से हम एक अपना कंजंक्शन की हेल्प लेंगे, अनटिल और अनलेस लिखा हुआ है यहां पे, कोई भी एक लिख सकते हो, चाहो तो अनटिल लिख दो।
अब until भी लिख सकते हो, until unless भी लिख सकते हैं। आगे लिखा है it gets, तो क्या कंडीशन वाले पार्ट में प्रेजेंट इंडेफिनिट होना चाहिए? जी हां होना चाहिए, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही है। क्या फ्यूचर में कंडीशन होनी चाहिए? विल नॉट स्टार्ट, कोई फर्क नहीं पड़ता, बिल्कुल सही माना जाएगा, नो मिस्टेक, इसको बिल्कुल सही माना जाएगा, इसमें कोई मिस्टेक नहीं की गई है। इस बात का भी ध्यान रखें कि आप दोनों साइड के टेंस को बैलेंस बना के चलें। तो देखिए ध्यान से, तो हमने सीख लिया है कि कैसे बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने का तरीका टेंस को क्या है कि आप कंडीशन में प्रेजेंट इंडेफिनिट रखो और रिजल्ट में रखो फ्यूचर इंडेफिनिट या फिर फ्यूचर वाले वर्ड्स, या फिर कह सकते हैं कोई मोडाल भी आप यूज कर सकते हो, बस वो पास्ट का नहीं होना चाहिए। ओके डी स्टूडेंट, आगे देखिए। अब नेक्स्ट, अब पढ़ते हैं नेक्स्ट टाइप। नेक्स्ट टाइप का नाम है सॉरी, टाइप ट्यू। अब टाइप ट्यू में क्या है, देखो इसमें जब भी आप देखोगे तो फिर से वही रूल रहेगा आपके लिए कि दो सेंटेंस, दो स्टेटमेंट दिखाई देगी आपको, और एक को आप नाम देंगे इफ क्लोज। इफ क्लोज का मतलब क्या बोल रहा हूं मैं बार बार? इफ क्लोज का मतलब ऐसा सेंटेंस जिसमें कंजंक्शन लिखा हुआ है, ठीक है। हमेशा कंजंक्शन जब लिखते हो उसके बाद वाला सेंटेंस, ठीक है, कंजंक्शन के बाद वाला सेंटेंस क्या माना जाएगा? हमेशा कंडीशन माना जाएगा, उसको बोलेंगे इफ क्लोज। क्लोज भी एक तरह का सेंटेंस ही तो होता है। फिर एक होता है सिंपल क्लोज। सिंपल क्लोज जिसमें आप कंजंक्शन यूज नहीं करोगे, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस बात का भी ध्यान रखना है। आगे अब इसको रूल बनाते हैं। रूल क्या हुआ, तो देखो अभी तक के रूल में आपने पढ़ा है टाइप 0, टाइप 1, अब पढ़ रहे हैं टाइप 2। तो टाइप 2 के अकॉर्डिंग चले ना, तो ध्यान रखना कि टाइप 2 के अकॉर्डिंग चले अगर हम, तो हमें इसमें अब प्रेजेंट नहीं लिखना है, अब हम पास्ट लिखेंगे। और पास्ट का कौन सा टेंस यूज करेंगे? वर्ब की सेकेंड फॉर्म। कौन सा टेंस यूज करेंगे? सेकेंड फॉर्म। और आप जानते हैं सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस होता है? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। इसको क्या बोलते हैं? पास्ट इंडेफिनिट टेंस। यानी वर्ब की सेकेंड फॉर्म कौन सा टेंस माना जाता है? पास्ट इंडेफिनिट। हाँ, जब आप इसका नेगेटिव बनाते हैं या इंटरोगेटिव बनाते हैं तो आपको क्या यूज करना होता है? डिड, और डिड के साथ आने वाली फॉर्म क्या मान ली जाती है? फर्स्ट फॉर्म। यानी सेकंड फॉर्म को नेगेटिव इंटरोगेटिव में बदलना चाहते हो तो किसकी हेल्प लेंगे? हम हेल्प लेंगे डिड से, और डिड के साथ आने वाली फॉर्म हमेशा क्या मान ली जाती है? फर्स्ट फॉर्म। इस बात का भी ध्यान रखना है। चलिए, तो ये बात तो तय हो गई कि हमें पास्ट इंडेफिनिट का रूल बनाया, सेकंड फॉर्म यानी कंडीशन पास्ट में रखी जा सकती है, रिजल्ट तो हमेशा फ्यूचर में रहता है, तो हमें फ्यूचर का रूल बनाना पड़ेगा। लेकिन एक प्रॉब्लम आएगी अब, क्योंकि जब आपने टेंस भी पढ़े होंगे या बेसिक इंग्लिश पढ़ते हैं ना, तो एक रूल होता है कि अगर एक सेंटेंस पास्ट का है तो आगे भी तो पास्ट का लेना पड़ेगा ना। इसीलिए लिखेंगे तो हम विल ही, पर विल को लिखेंगे इस तरह से ताकि वो पास्ट लगे। तो विल का पास्ट क्या होता है? वुड। और अगर आप कैन लिखना चाहते हो तो कैन का पास्ट आपको क्या लिखना पड़ेगा? कुड। अगर मे यूज करना है तो मे का पास्ट क्या यूज करना पड़ेगा आपको? माइट। क्योंकि अकॉर्डिंग टू ग्रामरियन अगर एक पास्ट लिखा जाए तो दूसरा सेंटेंस भी कैसा होना चाहिए? पास्ट होना चाहिए। इसी कॉम्बिनेशन को बनाने के लिए हम देखो सेकंड फॉर्म के लिए क्या लिखते हैं? वुड, कुड और माइट लिखते हैं। लेकिन ये मोडाल है, और मोडाल का हमेशा एक खास रूल होता है, आप सब जानते हैं। बेसिक इंग्लिश पहले दिन से ही आपको मैं समझा रहा हूं कि जब जब मोडाल आएगा, 13 मोडाल्स इंग्लिश में होते हैं, सबके साथ कभी सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, आईएनजी फॉर्म नहीं लगाया जा सकता। मोडाल के बाद आएगा तो ओनली कौन सी फॉर्म आएगी? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वो भी बिल्कुल प्लेन फर्स्ट फॉर्म। नो एससीएस, नो ईडी, नो आईएनजी, हमेशा वर्ब की कौन सी फॉर्म लगाई जाती है? फर्स्ट फॉर्म। तो इस तरह से देखो हमारा रूल बन चुका है। एक तो ये रूल है, ठीक है। लेकिन एक और चीज ध्यान रखनी है आपको, देखो पास्ट की जब ये कंडीशन बनती है ना, तो इसके एक नहीं हमें 2 रूल माइंड में सेट करने होते हैं। जिसमें रिजल्ट का रूल तो सेम रहेगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो सेम रूल है, उसमें दिक्कत नहीं है। लेकिन जो कंडीशन वाला पार्ट है ना, ये आपको ध्यान रखना होता है। और ये ध्यान कैसे रखा जाएगा जरा देख लेते हैं इसको भी। तो यहां सेकेंड फॉर्म लिखा हुआ है। अब मान लो गो लिखा है तो आप क्या कर दोगे? वेंट कर दोगे। टेक का क्या कर दोगे? टुक कर दोगे, ठीक है। अराइव का अराइव्ड कर दोगे, ऑपरेट का ऑपरेटेड कर दोगे, प्ले का प्लेड कर दोगे। यानी कहने का मतलब वर्ब की कौन सी फॉर्म लिखोगे? सेकंड फॉर्म। लेकिन उन सभी फॉर्म्स में से
अगर आपको लिखना हो बी की फॉर्म, क्या लिखना हो, बी की फॉर्म, तो आपको बी की कौन सी फॉर्म लिखनी पड़ेगी, सेकंड फॉर्म। और बी की सेकंड फॉर्म होती है वॉज और वर, दोनों होती हैं। तो वॉज वर, लेकिन ध्यान रखें कि हम ऐसे सेंटेंसेस में वॉज का यूज नहीं कर सकते, तो इसीलिए हमें क्या लिखना पड़ेगा, वर, यानी बी की सेकंड फॉर्म के रूप में क्या लिखना पड़ेगा, वर। यानी एक साइड तो चाहो सेकंड फॉर्म लिख दो, दूसरा अगर बी की फॉर्म का ऑप्शन मिलता है आपको, तो बी की फॉर्म में हम सेकंड लिखेंगे तो हमें क्या लिखना पड़ता है, दो ऑप्शन वॉज वर। लेकिन ऐसे सेंटेंसेस में टाइप 2 के अकॉर्डिंग हमेशा क्या लिखा जाता है, वर। सर ऐसा क्यों होता है, क्योंकि ऐसा इसलिए होता है, टाइप 2 में जो सेंटेंसेस बनाते हैं वो सेंटेंस अनरियल से होते हैं, अनरियल यानी नकली सेंटेंस लगेंगे, वो आपको फिक्शन लगेंगे, कल्पनाएं लगेंगी, इमेजिनरी होंगे, ठीक है। ऐसे सेंटेंसेस को इमेजिनरी सेंटेंस, फिक्शन वाले सेंटेंस, अनरियल, नकली सेंटेंस बोला जाता है, रियलिटी नहीं होती है ये। इसीलिए हमेशा ऐसे सेंटेंस में जब हम कुछ इमेजिन कर रहे हैं तो हमेशा स्ट्रॉन्ग फॉर्म यूज की जाती है, और वोज वर में से स्ट्रॉन्ग किसको माना जाता है, वर्ब को। इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपका सब्जेक्ट सिंगुलर है कि प्लूरल है, सिंगुलर हो तो भी वर लगाना है, प्लूरल है तो भी वर लगाना है, यानी कैसा भी सब्जेक्ट आ जाए आपको लिखना क्या है, वर लिखना है। इस बात का भी ध्यान रखना आपको। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो चलो स्टार्ट करते हैं एक दो सेंटेंसेस कि किस तरह से इसको लिखा जाए। जैसे मैं लिखता हूं आपके लिए कि इफ यू डैश बी a bird you would fly in the sky, इस तरह से, ठीक है डियर स्टूडेंट, इस तरह से। अब जरा देखो किस तरह से करेंगे हम कि इफ यू डैश बी अ बर्ड यू वुड फ्लाई इन द स्काई। अब इसको पढ़ने पर आप ध्यान दें तो यहां पे बी लिखा हुआ है और यहां पे सब्जेक्ट यू है, तो यू के अकॉर्डिंग तो वर आना चाहिए, बट ऐसा नहीं है। चाहे कोई भी सब्जेक्ट होता, आप यहां पे ऐसे भी लिख दोगे इफ आई डैश बी अ बर्ड, कि अगर मैं एक पक्षी होता तो मैं आकाश में उड़ने लगता, स्काई में उड़ने लगता। तो ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, एक्चुअल में ऐसा कुछ नहीं है। वो सोच रहे हैं कि अगर मैं एक पक्षी होता, है नहीं होना, कोई इंसान पक्षी नहीं हो सकता। इससे पता चलता है ये एक इमेजिनरी सेंटेंस है, काल्पनिक सेंटेंस है। ऐसे सेंटेंस में अगर बी की फॉर्म लिखी हो तो वो बी की कौन सी फॉर्म लिखी जाएगी, सेकेंड फॉर्म। और बी की सेकेंड फॉर्म कौन कौन सी होती है, वोज और वर। लेकिन कभी भी हमें क्या नहीं लगाना, वोज। चाहे आप प्लूरल देखोगे तब भी आपको वर लगाना है, आई देखोगे तब भी क्या यूज करना है, वर। जनरली आई के साथ तो वोज लगाते थे, लेकिन इमेजिनरी सेंटेंस में हमेशा क्या होता है, आई के साथ लगाया जाता है वर। यानी आई के साथ ही नहीं, चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, हर जगह पे आपको क्या लगाना है, हर सब्जेक्ट के साथ क्या लगाना है, वर लगाना है। और जनरली ऑप्शन एग्जाम में जो मिलेगा आपको वो क्या मिलने वाला है, इफ आई वॉज, विच इज इनकरेक्ट। वो गलत होता है, ऐसा नहीं किया जा सकता। ओके डियर स्टूडेंट, तो ये है आपका टाइप 2। एक दो सेंटेंस और देखते हैं, ध्यान से देखिए। चलिए अब देखो, एक एग्जामिनर क्वेश्चन आपके साथ रखेगा और आपको कंफ्यूज कर देगा। और देखो इस तरह का स्टेटमेंट लिखा जाता है हमारे सामने ऑप्शंस के साथ। आप देखना ध्यान से। अगर मैं लिखता हूं वर आई अ बर्ड, आई would fly in the sky, इस तरह से लिखना पड़ेगा आपको सेंटेंस, ठीक है जी। अब देखो इस स्टेटमेंट को जब भी एग्जाम में पूछा जाता है ना, तो आपके सामने एक चीज रखी जाती है, वो ये है कि आपको इस तरह से कुछ पार्ट को अंडरलाइन करके लिखा मिलता है। और ऐसे क्वेश्चंस को एग्जाम्स में किस नाम से जानते हैं,
एग्जाम्स में जानते हैं ऐसे क्वेश्चंस को सेंटेंस इंप्रूवमेंट के नाम से, कि सेंटेंस को इंप्रूव करने के वाले सेंटेंसेस इसको बोला जाता है। तो देखो इसका ऑप्शन क्या क्या बन सकते हैं, तो आपके सामने एग्जामिनर क्या क्या ऑप्शन रखता है। ए लिखते हैं, वर की जगह यहां लिख दीजिए वॉज आई। बी ऑप्शन रखते हैं कि आप यहां लिख दीजिए इफ, फिर लिखिए वर आई, वर आई। सी ऑप्शन में आप लिखिए इफ लिखिए, फिर वॉज लिखिए, फिर आई लिखिए। एक ये ऑप्शन हो गया। और एक ऑप्शन डी हमें मिलता है जिसको बोलते हैं नो इंप्रूवमेंट। नो इंप्रूवमेंट का मतलब होता है जैसा लिखा है बिल्कुल सही है, क्योंकि सेंटेंस तो सही है तो उसे इंप्रूव करने की जरूरत ही नहीं है। अंडरलाइन पार्ट को देखना है अब आपको। अब ज्यादातर स्टूडेंट ऐसे सेंटेंस में क्या करते हैं, उनको लगता है कि यहां तो कंडीशन है तो इफ होना चाहिए था, तो इफ होना चाहिए था, तो वो क्या सिलेक्ट कर लेते हैं, इफ वर आई। बिल्कुल गलत है, ऐसा नहीं किया जा सकता, ये गलत माना जाएगा, ये तो है गलत। अब दूसरी चीज, आप सोचो क्या आई के साथ वॉज आ जाएगा इफ में, बिल्कुल नहीं, तो ये भी गलत हो गया। फिर देखें तो यहां वॉज आई बिना कंजंक्शन के, पहली बात तो इफ नहीं लिखा हुआ है, फिर आई के साथ वॉज भी नहीं आएगा इमेजिनरी में, तो ये भी गलत। आंसर क्या होगा, नो इंप्रूवमेंट। इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब बच्चे का सर ऐसे कैसे हो गया, ऐसा क्वेश्चन तो हमने नहीं देखा कभी, ऐसा कैसे हो सकता है, तो आप ध्यान दे। अब इसमें देखो रूल क्या लिखा हुआ है। रूल कहता है कि हमें वर लगाना चाहिए, बिल्कुल ठीक है, लेकिन आप ध्यान देना कि एक सेंटेंस, राइटर के पास सेंटेंस को बनाने के कई मेथड होते हैं और हम उनकी टोन को पकड़ते हैं और एग्जाम्स के पैटर्न के अकॉर्डिंग चलना पड़ता है। एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं जिसको बोलते हैं एक रूल ऑफ इन्वर्जन। उसको क्या बोला जाता है, रूल ऑफ इन्वर्जन। और अकॉर्डिंग टू द रूल ऑफ इन्वर्जन आप कब लगा सकते हैं इन्वर्जन। देखो हर जगह पे इन्वर्जन नहीं लगाया जा सकता, कुछ लिमिटेड सी जगहों पे इन्वर्जन लगाया जाता है, और उस इन्वर्जन को भी कहां लगाया जा सकता है, स्पेशली जब आप टाइप 2 पढ़ रहे हो और टाइप 2 में भी जब वर वाला केस पढ़ रहे हो, बी की फॉर्म यूज कर रहे हो, तो इन्वर्जन लगाया जाता है। और इन्वर्जन कहता है कि आप किस तरह से इसको डील करोगे। तो इन्वर्जन का जो रूल है वो ये होता है कि आपको पहले क्या लिखेंगे, देखो ऐसा लिखा मिलेगा, फिर क्या चीज सही है वो बाद में देखना है। देखो आप एक्सपेक्ट करोगे कि इफ लिखें, फिर सेकंड थिंग कि हमें आई वर नहीं लिखना है, पहले हमें क्या लिखना है, वर लिखना है। फिर आप जो भी सब्जेक्ट लिखना चाहते हो उसको लिखोगे, फिर जो भी ऑब्जेक्ट लिखना चाहते हो उसको लिखोगे। इस तरह से बन जाता है रूल ऑफ इन्वर्जन। और खास बात ये रहेगी कि जब इन्वर्जन आता है तो कंजंक्शन लिखने की जरूरत नहीं पड़ती है, तो इफ लगाने की कोई जरूरत नहीं है। अब ये जो वर लिखा है ना, यही कंजंक्शन बनेगी और यही वर्ब बनेगी। यानी सब्जेक्ट से पहले जब हेल्पिंग वर्ब लिखा जाए और क्वेश्चन ना बने, तो ऐसी कंडीशन को क्या बोला जा सकता है, इन्वर्जन। इन्वर्जन का मतलब ही क्या होता है, उलट देना। उलट देना का मतलब पहले सब्जेक्ट, नॉर्मली सेंटेंस में क्या करते हैं, सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब आता है, लेकिन अगर सब्जेक्ट से पहले हेल्पिंग वर्ब लिखो और उसमें क्वेश्चन मार्क ना आए, तो ऐसे रूल को बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। दैट्स वाई मैंने सब्जेक्ट से पहले क्या लगाया, वर। और वर क्योंकि रूल अब क्या बनाएगा, इन्वर्जन, और इन्वर्जन अलाउ नहीं करता कि हम कोई कंजंक्शन यूज करें, इसीलिए इफ लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी और बिल्कुल सही माना जाएगा वर आई अ बर्ड। अब बच्चे कह रहे सर क्या ऐसे नहीं लिखा जा सकता, इफ आई वर, इफ आई वर। अरे ऐसे तो लिखा ही जा सकता है, ऐसे तो गलत है ही नहीं, ये तो ट्रेडिशनल रूल हो गया, पुराना रूल हो गया कि भाई नॉर्मल मेथड से तो बनाया जा सकता है। लेकिन क्वेश्चन था कि ये गलत है कि सही है। आपने देखा कि ये बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ऐसे सेंटेंस बनाए जा सकते हैं और इसी को बोलते हैं रूल ऑफ इन्वर्जन। अगर इफ लगा होता तो गलत होता। ठीक है डियर स्टूडेंट, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इसको बड़े ध्यान से कर लेना। ठीक है, चलिए अब आगे देखते हैं। नेक्स्ट देखते हैं। अब लिखिए टाइप 3 यानी लास्ट टाइप है इसका, टाइप 3। उसमें क्या क्या देखेंगे, देखिए इसमें अगर मुझे यूज करना हो आपके लिए कौन सा रूल, जिसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं इफ क्लोज। अगर मुझे इफ क्लोज का रूल यूज करना है, ठीक है,
और एक मुझे यूज करना है सिंपल क्लोज का रूल। सिंपल क्लोज, सिंपल क्लोज, इफ क्लोज। तो सिंपल क्लोज और इफ क्लोज का रूल अलग अलग होता है, आप जान चुके हैं। अब दो दो रूल बना रहे हैं हम। तो इफ क्लोज का जो रूल होगा ना, वो क्या होगा कि सबसे पहले आप सब्जेक्ट लिखेंगे, ठीक है, और सब्जेक्ट के बाद आप देखेंगे यहां लिखा जाएगा हैड, और हैड के बाद आने वाली फॉर्म थर्ड, और फिर लिखा जाएगा ऑब्जेक्ट। और इस रूल को मुझे लगता है किस नाम से जानते हैं आप सभी बच्चे? इसको बोलते हैं पास्ट परफेक्ट टेंस। कौन सा टेंस होता है ये? पास्ट परफेक्ट। तो टेंस अब आपको आ जाने चाहिए, क्योंकि पूरी प्लेलिस्ट आपके पास आ चुकी है टेंस की। अच्छे से एक एक टेंस को मैंने समझाया हुआ है, उनकी प्रैक्टिस भी कराई है। आप बड़े ध्यान से टेंसेस को देखो, क्योंकि टेंसेस तो पूरी इंग्लिश का बेसिक होता है, इसीलिए सबसे पहले मैंने आपको टेंस सिखाए हैं। तो टेंस की सारी कंडीशंस को बड़े ध्यान से देखो, अपने फ्रेंड्स में भी शेयर करो। जिन जिनको लगता है कि टेंस वीक पॉइंट है, उनको बड़े ध्यान से वीडियोस देखनी चाहिए। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो देखिए अब ध्यान से। तो ये बोला जाएगा हैड प्लस थर्ड फॉर्म, तो सब्जेक्ट के बाद है हैड प्लस थर्ड फॉर्म। उसके बाद आगे देखिए, आगे आप रूल बनाएं। तो देखो हमने अभी भी पढ़ा था कि कंडीशन पास्ट में भी हो सकती है और प्रेजेंट में भी हो सकती है, तो फिर से पास्ट में बना दिया हमने। लेकिन रिजल्ट तो हमेशा कहां दिखाई देगा? फ्यूचर में। लेकिन फ्यूचर का वर्ड लिखा नहीं जा सकता, इसीलिए विल का क्या लिखना पड़ेगा? वुड। फिर कैन लिखा हो तो क्या लिख दोगे? कुड। मे लिखा हो तो क्या लिख दोगे? माइट। माइट। और दूसरी चीज कि अगर ये परफेक्ट है तो वहां भी तो परफेक्ट होना चाहिए, तो इसीलिए क्योंकि इनके बाद फर्स्ट फॉर्म आनी चाहिए, तो इन सब के साथ हम लगा देंगे हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो इस साइड का रूल भी परफेक्ट हो जाएगा और उस साइड का रूल भी परफेक्ट हो जाएगा। हालांकि बना ये फ्यूचर परफेक्ट है, विल हैव प्लस थर्ड फॉर्म, पर विल को विल ना लिखते हुए हम क्या लिख रहे हैं? वुड, कुड और माइट। लेकिन देखो ना, रूल अभी भी क्या लिखा हुआ है? हैव, और हैव ही लिखना है, हैज मत लिख देना, नहीं तो गलत हो जाएगा। ओके डियर स्टूडेंट, इस बात का ध्यान रखना है। जैसे सेंटेंस देखते हैं, अब कैसे इसको यूज किया जाएगा एक सेंटेंस के थ्रू समझना है आपको। जैसे मैं लिखूं आपके लिए कि इफ you had learnt English, if you had learnt English, then you will get a nice job, a nice job। इस तरह से। अब जरा देखो, ऐसे सेंटेंसेस जो मैं आपको दिखाऊं, तो अब इसमें देखना है कि कहां कहां हमने मिस्टेक किया आपके लिए। तो किस तरह से आप चेक करोगे? तो जैसे ही आपको ऐसा सेंटेंस दिखाई दे, सबसे पहले किसको टारगेट करो? कंजंक्शन को। कंजंक्शन आ गई। क्या कंजंक्शन वाला सेंटेंस कंडीशन होता है? जी हां, इसको कंडीशन बोलेंगे। यह शर्त रखी गई है कि अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती, अगर आपने इंग्लिश सीख ली होती तो आपको एक अच्छी जॉब मिल जाती। तो इस तरह से। अब बताओ, क्या कंडीशन कभी फ्यूचर में होती है? नहीं। क्या प्रेजेंट में होती है? जी हां। क्या पास्ट में होती है? बिल्कुल हां। और कौन सा टेंस लिखा है? हैड प्लस थर्ड फॉर्म, यानी इस वाले पार्ट में नो मिस्टेक, कोई मिस्टेक नहीं है। फिर क्या इफ के साथ देन लगाया जा सकता है? तो बच्चे कह रहे सर अब नहीं लगाएंगे, क्योंकि अब हमें पता चल चुका है कि ये ग्रामेटिकली गलत है। यहां सिर्फ क्या लगाया जा सकता है? कोमा। अब देखो, कोमा लगाओ ना लगाओ, इट डजंट मैटर, क्योंकि एग्जामिनेशन में इसका एरर नहीं माना जाता, पंक्चुएशन का एरर नहीं आता एग्जाम में। फिर उसके बाद यू विल गेट। अब क्या विल गेट होना चाहिए? तो ये जो चार रूल सीखे हैं आपने, ये किसके लिए सीखे हैं? फिर अगर आप एक साइड परफेक्ट बना रहे हो तो दूसरी साइड भी तो परफेक्ट बनेगा। और परफेक्ट भी कौन सा बनना चाहिए? रिजल्ट तो फ्यूचर में आता है, तो फ्यूचर का विल, लेकिन विल को पास्ट में लिखते हो तो विल का पास्ट क्या हो जाता है? वुड, और साथ में लगाएंगे हैव, और गेट का थर्ड फॉर्म हो जाएगा गॉट या फिर गॉटन। ठीक है, गॉट या फिर गॉटन। तो वुड हैव गॉटन अ नाइस जॉब, यानी यहां भी परफेक्ट, वहां भी परफेक्ट, यहां पास्ट, वहां भी पास्ट हो गया। इसीलिए लिखा है, देखो, वुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म। ऐसे ही लिखा जा सकता है, कुड हैव प्लस थर्ड फॉर्म, और माइट हैव प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और इस तरह से बन जाता है हमारा एक और रूल, जिसको बोलते हैं टाइप 3। टाइप 3, ठीक है। अभी ट्विस्ट बाकी है कहानी में, अभी रुकिए जरा। देखो, अब आप सोचिए
कि हम इस तरह का स्टेटमेंट बनाएं। और अब मैं आपको एक क्वेश्चन देता हूं बनाने के लिए फिर से, और आप बताना इस बार क्या आंसर होगा। अगर आपने ध्यान से वीडियोस को देखा है तो मुझे लगता है आप बना लोगे। थोड़ा क्रिएटिव तो बनना पड़ता है इंग्लिश में, भाई लैंग्वेज को पढ़ रहे हो, कोई सब्जेक्ट थोड़ी ना है। किस तरह से लैंग्वेज के रूल्स बनते हैं वो थोड़ा तो माइंड लगाना पड़ता है। अब देखो, मैं एक क्वेश्चन रखता हूं आप सबके लिए, इसको आंसर करना आप सभी ने। कमेंट सेक्शन में भी डाल सकते हो आप इसको। देखिए, मैं एक क्वेश्चन रखता हूं फिर से आपके लिए कि हैड you learnt English, comma, you would have gotten a nice job। ओके डियर स्टूडेंट, ये है आपका सेंटेंस। अब देखो, अब एग्जामिनर क्या करेगा, ऐसे क्वेश्चंस को अंडरलाइन करके आपको फिर से स्टेटमेंट मिलेगी हैड यू, और ऑप्शंस क्या क्या मिलेंगे इस बार आप लिखें इफ हैड यू, ये होना चाहिए, या फिर बी ऑप्शन में हैड को हम हैव कर दें और यहां पे यू कर दें। सी ऑप्शन में रखते हैं कि यहां पे आप लिख सकते हैं हैज यू। डी ऑप्शन रखते हैं, डी ऑप्शन नो इंप्रूवमेंट, कि इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत ही नहीं है। अब देखो ध्यान से, क्या हैज हो सकता है पास्ट में? नहीं। क्या है हो सकता है पास्ट में? नहीं, ऐसा तो होता ही नहीं है, ऐसा तो लिखना ही गलत होगा ग्रामेटिकली। तो ये दोनों तो हट गए, यानी ये दोनों हो नहीं सकते। अब सिर्फ सोचना है इफ हैड यू सही है या नो इंप्रूवमेंट। अब सोचो, क्या इफ हैड यू हो सकता है? बच्चे कह रहे सर नहीं, इफ यू हैड तो हो सकता था, लेकिन क्या हैड को मैं सब्जेक्ट से पहले लिखूं? तो क्या आपको कुछ इन्वर्जन नाम की चीज याद आ रही है? अभी अभी जो समझाया था, हाँ, फिर से ट्राई करो। देखो, इन्वर्जन का रूल तो यहां भी अप्लाई हो गया, यानी जैसे टाइप आपने किसमें पढ़ा, टाइप 2 के अंदर वर्ग के साथ इन्वर्जन बनाया जा सकता है, ऐसे ही टाइप 3 में हैड के साथ भी क्या बनाया जा सकता है, इन्वर्जन। और इन्वर्जन कहता है कभी भी मेरे से पहले कंजंक्शन नहीं होना चाहिए, क्योंकि इस हैड का मतलब इफ भी इसके अंदर है तो अलग से लगाने की जरूरत है नहीं है, इसीलिए नो इंप्रूवमेंट यानी ए भी क्या हो जाएगा, गलत। ये सेंटेंस पूरी तरह से सही है। ओके डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से चलना होगा। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि आपने चारों टाइप को अच्छे से पढ़ लिया। टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3, इन चारों के कॉम्बिनेशन टेंस के एक साथ रखो अपने, और एक साथ रख के देखो कि टाइप 1 का रूल क्या है, टाइप 2 का क्या है। तो दोनों का बैलेंस बना के आपको चलना पड़ता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो मुझे लगता है आज की वीडियो में इतना काफी रहेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। इसी तरह से अपना प्यार बनाए रखें और अपने फ्रेंड सर्कल में इन वीडियोस को शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि इस बार आपको सरकारी नौकरी लेनी है एट एनी कॉस्ट। सारे लेक्चर्स को 1 बाय 1 आपने देखना है। ओके डियर स्टूडेंट्स, तो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।